उसके बाद मैंने इस स्पेक्ट्रम के कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती थी स्पेक्ट्रम के थ्रू, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रम जो है हमारी वो मुश्किल है रिवाइज़ करने में। तो जैसे ये है हमारे पीपल्स, जब भी मैं आंसर राइटिंग करती थी तो मैं साथ में मैप्स को ज़रूर डालती थी। इस तरीके से भी मैप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोल्ड वॉर के मैप है, तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि कौन से लोग जो हैं यूएस को सपोर्ट करते थे और कौन से लोग कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। तो ये एक एग्जाम्पल हैं, ये 2 हैं और उसके साथ 2 और आती हैं, उनको ही मैंने रेफ़र किया था। एसबी गोयल है एंड मैंने इस साल यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 78 सिक्योर की है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपीएससी की बुक लिस्ट के बारे में बताना चाहूँगी, जिससे आप लोग जो हैं समझ सकते हैं कि कौन सी किताबें आप पढ़ के उनकी आंसर राइटिंग चालू कर सकते हैं और आपकी पूरी मेंस की तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं जीएस 1 से स्टार्ट करूँगी कवर करना, और जीएस 1 में मैंने सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करूँगी। हिस्ट्री की मैंने स्पेक्ट्रम किताब पढ़ी थी, यही वाला एडिशन मैंने पढ़ा था अपने प्रिपरेशन जर्नी में थ्रू आउट 3 सालों के लिए। और उसके बाद मैंने इस स्पेक्ट्रम के कुछ नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती थी स्पेक्ट्रम के थ्रू, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रम जो है हमारी वो मुश्किल है रिवाइज़ करने में। तो जैसे ये है हमारे पीपल्स रेजिस्टेंस बिफोर 1857। तो ये जो चीज़ है स्पेक्ट्रम में पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट मैंने उसको टेबल फॉर्म में कर दिया है। तो यहाँ पे आप अपराइजिंग और कहाँ पे वो हुआ, लीडर्स और कॉजेज़ एंड फीचर्स देख सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है आपके नोट्स बनाने का। सिमिलरली आपको अपने नोट्स में कोशिश करनी चाहिए कि आप मैप डालें और फ्लो चार्ट्स डालें। जैसे ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के नोट्स हैं, तो यहाँ पे मैंने कॉजेज़ को फ्लो चार्ट फॉर्मेट में शो करने की कोशिश करी और साथ में मैंने उसका मैप बना दिया कि कहाँ कहाँ पे 1857 का रिवोल्ट हुआ था। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम बात करें, एग्जांपल और देना चाहती हूँ, जैसे हमारी इकोनॉमिक ड्रेन की बात आती है जो ब्रिटिशर्स ने किया था। तो इसको ये 2 पार्ट्स में है स्पेक्ट्रम, मैंने उसको एक ही रीजन में क्लब करके इस तरीके से शो किया कि क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ ड्रेन हो जाते हैं और क्या हमारी एक मैंने साइक्लिक फॉर्मेट में शो कर दिया कि किस तरीके से हमारा ड्रेन जो है वो एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो ये तरीके हो सकता है आपके स्पेक्ट्रम का नोट्स बनाने का। इसके बाद अगर हम बात करें एनसीआर एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की, तो दोनों के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ को रेफ़र किया था। ये एंशिएंट हिस्ट्री की मैंने पढ़ी थी किताब, और ये मैंने मेडिवल हिस्ट्री किताब पढ़ी थी। ये लिखी गई है बाय आर.एस. शर्मा, और ये वाली जो किताब है ये लिखी गई है बाय सतीश चंद्र। इसके बाद बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर में मैं कहूँगी कि सबसे मेन सोर्स मेरा था ये वाली किताब। ये फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी है जो मैंने रेफ़र करी थी, और उसके बाद सीसीईआरटी को मैंने रेफ़र किया था। एंड जो टॉपिक्स मेरे नहीं कवर हुए थे तो वो मैंने आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया से कवर करे थे। नितिन सिंघानिया में मैं कहूँगी कि ये चैप्टर जो है एक अपेंडिक्स में, ये वाला जो चैप्टर है जिसमें भक्ति सूफी सेंट्स के बारे में बताया गया है, ये आपको ज़रूर कवर करना चाहिए। ये बहुत ही हेल्पफुल है मेरे ओपिनियन में। इसके अलावा मैं आर्ट एंड कल्चर के थोड़े से अपने नोट्स शेयर करना चाहूँगी आप लोगों को, जो आप मेंस में आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप मेंस में डायग्रामेटिक फॉर्मेट में शो करें। हाँ, ये डायग्रामेटिक फॉर्मेट में शो करें, और उसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि आप लोग जो हैं ट्रैवलर्स को ज़रूर कवर कीजिए। ट्रैवलर्स पे अक्सर यूपीएससी पूछता रहता है, रिपीट होता है क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में। और उसके अलावा आप लोग को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गया या फिर हमारा रॉक कट आर्किटेक्चर हो गया, उस पर एक जनरल आंसर्स इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने मेनली मृणाल सर की वेबसाइट से पढ़ा था, और वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स भी मैं आपको यहीं पे दिखा रही हूँ। तो जैसे ये मेरे रशियन रेवोल्यूशन के नोट्स हैं, और बेसिक आप मिनिमम उस पर कवर कीजिए। जैसे ये रशियन रेवोल्यूशन मैंने 3 पेजेस में कवर कर लिया था, तो ये इस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन कवर हो जाता है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 के नोट्स हैं मेरे, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 में मैंने क्या किया, मैंने उसके कॉजेज़ लिख दिए और किस तरीके से वॉर हुई मैंने वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए लिख दिया। और उसके बाद मैंने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वाला फेज़ कवर करना चालू कर दिया। यहाँ पे मैंने मैप्स नहीं डाले हैं अपने नोट्स में, बट जब भी मैं आंसर राइटिंग करती थी तो मैं साथ में मैप्स को ज़रूर डालती थी वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स में। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या कहते हैं, एक सेकेंड, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग इस तरीके से भी मैप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोल्ड वॉर के मैप है, तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि कौन से लोग जो हैं यूएस को सपोर्ट करते थे और कौन से लोग कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। तो ये एक एग्जांपल है, आप मैप्स इस तरीके से बना सकते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 का मैप था कि कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 हुई। तो ये ये हो गया हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस क्लास 12th एनसीईआरटी को रेफ़र किया था। एंड उसके बाद हमारा आता है जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी में पहले तो मैंने ये कक्षा 11th एंड 12th की 4 एनसीईआरटीज़ आती हैं, ये 2 हैं और उसके साथ 2 और आती हैं,
उनको ही मैंने रेफ़र किया था एनसीईआरटीज़ को। ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं जैसे, तो एनसीईआरटीज़ के मैंने और रजता अनिल मैम के जो लेक्चर्स हैं मृणाल सर की वेबसाइट पे, मैंने दोनों को क्लब करके ये सिंगुलर नोट्स बनाए थे। तो जैसे अर्थक्वेक में आप देख सकते हैं, तो मैंने डायग्राम्स जो है साथ में ही बना लिए थे अपने नोट्स के। तो जब भी मैं आंसर राइटिंग करती थी तो वो नेचुरली मेरे नोट्स में आता था कि जैसे ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है या ये सुनामी का डायग्राम हो गया, तो वो मेरे नोट्स में जो था वो ही मैं आंसर्स में लिखा करती थी। सिमिलरली अगर जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो वो मैंने मैप पे मार्क कर लिया था कि ये हमारे जियोथर्मल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि अगर फॉरेस्ट का चैप्टर है तो वो मुश्किल होता है रिवाइज़ करने में, तो उसको आप टेबल फॉर्मेट में बना सकते हैं और टेबल फॉर्मेट से आपको काफ़ी आसानी रहेगी। और सिमिलरली एक चीज़ है जैसे सॉइल्स की, तो सॉइल्स में आप क्या कीजिए कि सॉइल्स को आप लाइन वाइज लर्न कर लीजिए। और इस तरीके से मैं लिखती थी, तो फिर क्या होता है कि आपकी आंखों के सामने आ जाता है कि जैसे लैटेराइट सॉइल है तो उसमें NP नहीं है, और रेड एंड येलो सॉइल है तो उसमें आपका N और P नहीं है। तो ये आप सामने सामने देखेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्टोरियल मेमोरी बन जाएगी। इसके अलावा भी मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा और। ये दिखा देती हूँ। उसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी में आप लोग जब नोट्स बनाएं तो आप ज़रूर डायग्राम्स डालिए। जैसे ये मेरे क्लाइमेटोलॉजी के नोट्स थे, तो उसमें हमेशा मेन बात लिखने के साथ साथ मैं डायग्राम बनाती थी, चाहे वो ये हो हमारा एडियाबेटिक क्लैप्स रेट का डायग्राम, या ये हमारा पूरा जो साइकिल होता है किस तरीके से विंड मूवमेंट हो रहा है, और उसके अलावा चाहे हमारा सीजनल विंड सिस्टम हो ITCZ वाला, या फिर हमारा ये सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ हो गया। और सिमिलरली हमारा साइक्लोन्स हो जाते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स हो जाते हैं, या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से थंडरस्टॉर्म्स हो जाते हैं। तो आप हमेशा डायग्राम्स के साथ बनाइए ज्योग्राफी में नोट्स, मैप्स भी डालिए। मैं मैप्स भी बनाती थी हमेशा ज्योग्राफी में। तो ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए ज्योग्राफी के नोट्स बनाने। उसके बाद बात करते हैं GS2 की। तो GS2 में मैंने पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत को रेफ़र करा था, और उसके अलावा GS2 में मैंने शुभ्रा रंजन की मैम की 3 किताबें आती हैं, उनको भी मैंने रेफ़र किया था। वो एनालिटिकल कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करती हैं। एंड GS2 में मैंने उसके अलावा सेकेंड ARC को सेलेक्टिवली रीड करा था एज़ पर द सिलेबस, और IR के लिए मैंने विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल रेफ़र करा था। इस पॉइंट के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने पॉलिटी के नोट्स किस तरीके से बनाए थे। तो पॉलिटी के नोट्स में आपका ये एम होना चाहिए कि आप लोग जो है क्लियर वे में बात कह पाएँ। जैसे कि अगर ये वाइस प्रेसिडेंट के मेरे नोट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट में नोट्स में मैंने सबसे ऊपर आर्टिकल 63 लिखा हुआ है। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा इस तरीके से। सिमिलरली अगर मैं आपको पार्लियामेंट में अपने नोट्स दिखाती हूँ, तो पार्लियामेंट में मैं क्या करती थी, जैसे पार्लियामेंट के नोट्स हैं, तो मैंने सबसे पहले पार्लियामेंट में हेडिंग में ही लिख दिया कि आर्टिकल 79 to 122 इन पार्ट 5। तो अगर पार्लियामेंट पे ओवरऑल क्वेश्चन आएगा तो मैं ये लिखूँगी, लेकिन अगर सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट्स पे आएगा तो आप आर्टिकल 80 लिखिए। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए आर्टिकल्स को डालने की। एंड उसके अलावा नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की रिकमेंडेशंस, वो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के पीछे ही गिवन है, तो उनको मैंने पढ़ के मैंने अपने पॉलिटी में ही डाल लिया था। जैसे ये मैंने इस तरीके से NCRWC की ये रिकमेंडेशंस हो गई जो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में ही गिवन है, बच्चे इसको अक्सर इग्नोर करते हैं। तो इस तरीके से जुडिशरी के लिए भी यही मैंने आपको पार्लियामेंट की दिखाई हैं। तो आप इस तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे UPSC पूछता है, तो वो आप डायरेक्टली उनसे रिकमेंडेशंस यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए पॉलिटी के नोट्स बनाने के लिए। आप पॉलिटी के नोट्स इस तरीके से बनाइए कि आपको लक्ष्मीकांत जो है वो हाफ टाइम में रिवाइज़ हो जाए, यही मेरा क्राइटेरिया रहता था। इसके बाद मैं बात करूँगी GS3 की। GS3 में सबसे पहले मैंने इकोनॉमिक्स में मृणाल सर का लेक्चर पढ़ा था, और उसके लिए मैंने उनके नोट्स को ही रिवाइज़ करा था बार बार। इसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे शॉर्ट वर्जन में। तो ये सर के बहुत ही मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, और मुझे बहुत अच्छा लगा था ये लेक्चर करने में। तो यहीं से मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन करी थी। ये मृणाल सर के लेक्चर्स हैं, वहीं को उनको ही मैं रिवाइज़ किया करती थी। और उसके बाद अगर हम GS3 में आगे बात करें, इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS की किताब को रेफ़र किया था। फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैं कहूँगी कि ज्योग्राफी से आपके डिज़ास्टर्स कवर हो जाएंगे, और उसके बाद आप लोग NDMA की वेबसाइट पर जाके वहाँ से सजेशंस दे सकते हैं। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी की और साइंस एंड टेक की, तो इन दोनों के लिए मैंने विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल देखा था। ये मेरे साइंस एंड टेक के नोट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्पेस पे कवर किया है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता जा रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ने से क्या बेनिफिट्स एंड क्या कंसर्न्स हैं। एक बार क्वेश्चन UPSC ने पूछा था कि इंडिया ने स्पेस सेक्टर में क्या क्या अचीवमेंट्स करी हैं, तो मैंने शॉर्ट वर्जन में सारे बना लिए थे कि इसरो की वेबसाइट पे जाकर कि ये इंडिया ने स्पेस सेक्टर में अचीवमेंट करी हैं।
तो ये मैंने इसरो की वेबसाइट से अलग से जाके देखा था, बट उसके अलावा मैंने विजन को ही ज़्यादातर रेफ़र किया था, उनका वैल्यू एडिशन मटेरियल। तो हर चीज़ पे छोटे छोटे मैंने नोट्स बना लिए थे, 2-3 पेजेस के। नैनोटेक हो गया, फिर बायोटेक हो गया, तो इसके लिए विजन की करंट अफेयर्स मैगजीन और विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल मैंने रेफ़र किया था साइंस एंड टेक के लिए। इसके बाद अगर बात करें हम सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में भी मैंने विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल ही यूज़ करा था सिर्फ। इसके भी मैं आपको नोट्स थोड़े से शो कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये रिलेशंस विद बॉर्डर कंट्री आता है, तो मैंने सबसे पहले इंडिया म्यांमार का बॉर्डर लिखा कितने किलोमीटर्स हैं, और उसके बाद मैंने चैलेंजेस मेंशन कर दिए कि 9 चैलेंजेस हैं। 9 के 9 ना भी याद रहें तो आप सारे लिखेंगे तो एटलीस्ट आपको 5 to 6 याद रहेंगे। और फिर मैंने ये मैप शो कर दिया म्यांमार के साथ। और सिमिलरली आप सारे नेशंस के साथ ऐसा कीजिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान में सर क्रीक का इशू है तो वो शो कर दिया। और उसके बाद मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाऊँ आपको, तो ये माओइस्ट इंसर्जेंसी है, तो आप ये शो कर दीजिए माओइज़्म कहाँ कहाँ पे होता है इंडिया में, तो ये आपकी एक अप्रोच हो सकती है। और साथ में आप फैक्ट्स भी दिखाइए माओइज़्म के। तो मैंने शुरुआत में ही मैं लिख लेती थी कि इतना परसेंटेज एरिया जो है हमारी कंट्री का अफेक्टेड रहता है, कि 10 स्टेट्स अफेक्टेड हैं और 9,000 से 10,000 उनके फाइटर्स हैं। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए सिक्योरिटी में। और उसके अलावा अगर GS4 की बात करें, तो GS4 में मैंने विजन के वैल्यू एडिशन मटेरियल के अलावा लेक्सिकॉन को रीड करा था। और ये R राजागोपालन की सर आती है, केस स्टडीज़ के लिए किताब आती है। ये काफ़ी अच्छी किताब है, मैं सजेस्ट करूँगी स्टूडेंट्स को कि आप रीड करिए और आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से केस स्टडीज सॉल्व करनी चाहिए। लास्ट में मैं आपको अपने एथिक्स के नोट्स दिखाना चाहूँगी। एथिक्स के नोट्स के लिए आप लोग को ये रखना चाहिए कि आप लोग को डेफिनेशन और उसके बाद एग्जाम्पल्स ज़रूर डालने चाहिए। उसके अलावा अगर आप कहीं पे सेकंड ARC की सजेशंस डाल सकते हैं तो वो ज़रूर डालिए आप। एग्जाम्पल ये मेरे इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी हमारे 2 कीवर्ड्स हैं। तो इंटीग्रिटी में जैसे मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी और उसके बाद मैंने इंटीग्रिटी की 2 कोटेशन लिख दी थी। जैसे ये C.S. लुइस की कोटेशन है और ये हमारे चिनुआ अचीबे नाइजीरियन नॉवलिस्ट है, उनकी कोटेशन है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिख दिए थे और थोड़ी बहुत मैंने ये जो है थियोरेटिकल पार्ट लिखा था। आई वुड से थियोरेटिकल पार्ट कम इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही विजन और लेक्सिकन में आपको मिल जाएगा, बट आई वुड से कि डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स और फ्लो चार्ट ये 3 आपकी मेन चीज़ होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इम्पार्शियलिटी पे शो करूँ तो अगेन मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी और मैंने यहाँ पे अपने 3 एग्जाम्पल्स शो कर दिए इम्पार्शियलिटी से रिलेटेड। एक और मैं चीज़ दिखाना चाहूँगी आपको कि अगर आप बात कर रहे हैं डायग्राम्स भी आप शो कर सकते हैं एथिक्स में इस तरीके से। फॉर एग्जांपल लॉ एंड एथिक्स पे बहुत बार UPSC क्वेश्चन रिपीट करता है, तो ये आपने एक डायग्राम आप वेन डायग्राम फॉर्म में या फिर फ्लो चार्ट डायग्राम फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो ये डायग्राम्स ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से अलग से ढूंढे थे या किताब में थे, ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मैंने खुद से लॉजिक बनाने की कोशिश करी कि ये हमारा एक तरीका हो सकता है बात को कहने का। इसमें और दिखाना चाहूँगी, जैसे RTI है हमारे सिलेबस में एथिक्स में, तो वो आप सेकेंड ARC से कवर कीजिए। फिर RTI की आप डेफिनेशन लिखकर उसके पॉजिटिव्स और उसके एग्जांपल्स बताइए कि RTI से इन लोगों को फ़ायदा हुआ है। लेकिन फिर आप बताइए कि RTI से ये अभी रुकावट है, ये आर दीज आर द इम्पेडिमेंट्स। एंड उसके बाद आप लोग फिर बता सकते हैं कि RTI से लेकिन कुछ खतरा भी है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका RTI का टॉपिक जो है पूरा होलिस्टिकली कवर हो गया। सॉरी।